नमस्कार श्रोताओं, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के एक बहुत ही पुराने और कह सकते हैं शानदार राजवंश की, मेवाड़ का गुहिल वंश। हाँ, बिल्कुल। और गुहिल वंश की कहानी बहुत लंबी है, करीब 1400 साल का शासन। 1400 साल, ये तो कमाल है। तो आज हम इसी वंश की जड़ों को टटोलेंगे, ये कैसे शुरू हुआ और खास तौर पर इसके एक महान शासक बप्पा रावल, उनके बारे में जानेंगे। बिल्कुल। ये राजवंश अपने लंबे शासन के अलावा बाहरी हमलों के सामने जो इन्होंने कड़ा प्रतिरोध दिखाया, उसके लिए खास तौर पर जाना जाता है। सही। तो हमारे पास जानकारी के लिए क्या क्या है, मतलब कैसे पता चलता है हमें ये सब? देखिए, हमारे पास शिलालेख हैं, उस जमाने के लिखे हुए ग्रंथ हैं और बाद के इतिहासकारों ने भी काफी कुछ लिखा है, उनका विश्लेषण है। तो इन सब की मदद से हम एक तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं शुरुआत की, उत्पत्ति की। इसको लेकर तो शायद काफी अलग अलग मत हैं, है ना? आप बिल्कुल हैं, और ये दिलचस्प भी है कि क्यों है। देखिए, एक सबसे मजबूत दावा जो आता है वो है सूर्यवंशी होने का। सूर्यवंशी मतलब भगवान राम के वंश से। हाँ, इक्ष्वाकु कुल से। इसके प्रमाण भी दिए जाते हैं, जैसे मेवाड़ के झंडे पर सूरज का निशान है, बप्पा रावल के कुछ सिक्कों पर भी सूर्य मिलता है। और वो हिंदुआ सूरज की उपाधि भी तो थी। बिल्कुल, वो भी इसी तरफ इशारा करती है। गौरी शंकर ओझा और मोहनोथ नैन्सी जैसे इतिहासकार इस मत को मानते हैं। ये दावा शासकों को, आप कह सकते हैं, एक डिवाइन लेजिटिमेसी देता था। दैवीय वैध था। हाँ। अच्छा, लेकिन एक और मत है, ब्राह्मण वंश वाला। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में तो बप्पा रावल को विप्र यानी ब्राह्मण कहा गया है, ये कैसे? हाँ, ये भी एक अहम पॉइंट है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति और आहड़ अभिलेख, उसमें ब्रह्म क्षत्रिय या ब्रह्म क्षत्रिय जैसे शब्द मिलते हैं। ब्रह्म क्षत्रिय? हाँ, जिसका मतलब डी.आर. भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा जैसे विद्वानों ने निकाला कि शायद वो मूल रूप से ब्राह्मण थे जिन्होंने क्षत्रिय धर्म अपना लिया, या फिर वो दोनों के गुणों वाले थे। ये उस समय की सामाजिक गतिशीलता या शायद ब्राह्मणों का समर्थन पाने का तरीका भी हो सकता है। अच्छा, तो मतलब जरूरत के हिसाब से अलग अलग दावे। एक कहानी गुजरात के वल्लभी से भी तो जोड़ती है इनको। हाँ, कर्नल टॉड और नैन्सी ने इसका जिक्र किया है। कहानी ये है कि वल्लभी के राजा थे शिलादित्य। उनकी मृत्यु के बाद उनकी रानी पुष्पावती कहीं जा रही थीं। रास्ते में उन्हें पता चला, तो उन्होंने एक गुफा में एक बच्चे को जन्म दिया, गुहा या गुहादित्य। गुफा में, इसलिए गुहिल शायद। हाँ, फिर कहानी है कि उस बच्चे को भील समुदाय के लोगों ने पाला पोसा और बाद में उसने भीलों की मदद से ईडर में अपना शासन स्थापित किया। ये एक तरह का फाउंडिंग मिथ है जो राजवंश को एक ऐतिहासिक शुरुआत देता है। और अबुल फजल वाला मत, वो तो बिल्कुल अलग है, ईरान के शासक नौशेखाद आदिल से जुड़ता है। हाँ, वो मुगल कालीन दृष्टिकोण लगता है, शायद राजपूतों को किसी बाहरी बड़े साम्राज्य से जोड़ने की कोशिश, पर ऐतिहासिक रूप से इसके प्रमाण कमजोर हैं। तो इन सब कहानियों के बीच असल में स्थापना किसने और कब की? ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि राजा गुहिल या गुहादित्य ने लगभग 566 ईस्वी के आसपास इस वंश की नींव रखी थी, और इसमें शुरू से ही भीलों का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण था। भीलों का सहयोग किस तरह का? एक तरह का समझौता था कि वो भीलों से कर नहीं लेंगे, उन पर अत्याचार नहीं करेंगे। बदले में भीलों ने उनकी सत्ता स्वीकार की और मदद की। शुरुआती राजधानी नागदा थी। ठीक है, तो गुहिल ने नींव रखी, लेकिन असली पहचान और ताकत तो बप्पा रावल ने दी, है ना? बिल्कुल। बप्पा रावल, जिनका असली नाम कालभोज भी बताया जाता है, उन्हें ही मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उन्होंने ही इसे एक शक्तिशाली राज्य बनाया। तो बप्पा रावल या कालभोज, इनके बारे में बताइए। जन्म कब हुआ, शुरुआती जीवन कैसा था? माना जाता है जन्म 712 या 713 ईस्वी के आसपास हुआ। शुरुआती जीवन को लेकर कई कहानियां हैं, जैसे ईडर या नागदा के पास उनका बचपन बीता। शायद वो हारित ऋषि नाम के एक शैव संत के शिष्य बने। हारित ऋषि? हाँ, सुना इनके बारे में। कहते हैं उन्हीं के आशीर्वाद से राज मिला। हाँ, ऐसी मान्यता है। और ये भी महत्वपूर्ण है कि बप्पा रावल ने शैव धर्म को बहुत बढ़ावा दिया, उसे एक तरह से राजधर्म जैसा बना दिया। और फिर आता है 734 ईस्वी, चित्तौड़ की वजह। ये एक बड़ी घटना मानी जाती है। बहुत बड़ी। उस समय चित्तौड़ पर मौर्य वंश के राजा मान मोरी का शासन था। उनसे चित्तौड़ का किला जीतना बप्पा रावल की सैन्य ताकत और उनकी महत्वाकांक्षा दोनों को दिखाता है। चित्तौड़ सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। और इसके बाद उन्होंने राजधानी भी बदल दी। हाँ, नागदा से चित्तौड़ ले आए। ये सिर्फ राजधानी बदलना नहीं था, ये मेवाड़ की शक्ति के केंद्र को स्थापित करना था। और उन्होंने वंश के नाम को भी
गुहिल की जगह मेवाड़ वंश के तौर पर ज्यादा पहचाना जाने लगा, मतलब क्षेत्रीय पहचान पर जोर दिया। बप्पा रावल की एक और बड़ी पहचान है अरब आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना करना। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय मोहम्मद बिन कासिम के सिंध विजय के बाद अरब सेनाएं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थीं। जुनैद अल मुर्री जैसे गवर्नरों के नेतृत्व में हमले हो रहे थे। तो बप्पा रावल ने कैसे रोका उन्हें? उन्होंने न सिर्फ मेवाड़ की रक्षा की, बल्कि कई इतिहासकारों के अनुसार उन्होंने पलटवार भी किया, अरब सेनाओं को पीछे धकेला। कुछ वृत्तांत तो ये भी कहते हैं कि वो हमला करते हुए गजनी, खुरासान, ईरान तक पहुंच गए थे। गजनी तक? क्या ये पक्का है? देखिए, ये दावे हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उन्होंने गजनी के शासक सलीम को हराया, अपने भतीजे को वहां बिठाया और सलीम की बेटी से शादी भी की। रावलपिंडी शहर का नाम भी उन्हीं के नाम पर रावल के पड़ाव से जुड़ा माना जाता है। लेकिन हाँ, इन अभियानों की सीमा और प्रभाव पर इतिहासकारों में थोड़ी बहस है, पर यह तय है कि उन्होंने अरबों का मजबूती से सामना किया। ये तो जबरदस्त सैन्य प्रतिभा थी। उनकी रणनीति क्या रहती थी? कैसे वो इतने सफल हुए? वो कई चीजें एक साथ करते थे, जैसे आसपास के छोटे राजपूत राज्यों से गठबंधन बनाना, जो पहाड़ी दर्रे थे वहां चौकियां स्थापित करना, किलों को मजबूत करना, एक अच्छी गुप्तचर व्यवस्था बनाना, और व्यापार के रास्ते जो असुरक्षित हो गए थे उन्हें फिर से खोलना और सुरक्षित करना। यहाँ तक कि गांवों के स्तर पर भी सुरक्षा दल बनाए, जिन्हें पंच योद्धा कहते थे। पंच योद्धा ये क्या था? मतलब गांव के 5 चुने हुए लोग जो स्थानीय रक्षा का जिम्मा संभालते थे। इस सब का नतीजा ये हुआ कि करीब 300-400 साल तक अरबों का इस तरफ बढ़ना बहुत मुश्किल हो गया। सीमाओं को काफी हद तक सुरक्षित कर दिया उन्होंने। और कहते हैं कि युद्ध में जो हिंदू स्त्रियां लूटी जाती थी, उनके लिए भी उन्होंने कुछ व्यवस्था की थी। हाँ, उनके पुनर्वास और समाज में वापसी के लिए भी प्रयास किए। ये भी उनके दूरदर्शी होने का प्रमाण है। कमाल है। युद्ध और रणनीति के अलावा प्रशासन और संस्कृति के क्षेत्र में उनका क्या योगदान रहा? सबसे बड़ा और स्थायी योगदान है कैलाशपुरी में एकलिंगजी मंदिर का निर्माण। एकलिंगजी को मेवाड़ का असली शासक माना गया और राजा खुद को उनका दीवान यानी प्रधानमंत्री या प्रतिनिधि मानते थे। अच्छा, एकलिंगजी का दीवान? हाँ, ये परंपरा तो आज भी चलती है। बिल्कुल। ये मेवाड़ की पहचान का एक अहम हिस्सा है। इसके अलावा उन्होंने आदिवरा का मंदिर भी बनवाया। धार्मिक रूप से वो शैव थे, पर सहिष्णु भी थे। उनके बाद के शासकों ने भी कुछ महत्वपूर्ण काम किए, जैसे अल्लट का नाम आता है। हाँ, बप्पा रावल के बाद अल्लट एक महत्वपूर्ण शासक हुए। उन्होंने आहड़ को दूसरी राजधानी या उपराजधानी बनाया और एक बहुत जरूरी काम किया, राज्य में पहली बार एक व्यवस्थित नौकरशाही मतलब ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम की शुरुआत की। नौकरशाही की शुरुआत, ये तो काफी एडवांस सोच थी उस समय के हिसाब से। बिल्कुल। और उन्होंने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया, जिसे मेवाड़ का पहला ज्ञात अंतरराष्ट्रीय वैवाहिक संबंध माना जाता है। दिलचस्प। अच्छा, मेवाड़ के राजध्वज के बारे में भी कुछ खास बातें हैं? हाँ, उनका झंडा भी उनकी विचारधारा को दिखाता है। उसमें उगता हुआ सूरज है, जो सूर्यवंशी होने का प्रतीक है। तीर कमान है और 2 मानव आकृतियां हैं, एक तरफ भील सेनापति और दूसरी तरफ क्षत्रिय योद्धा। भील सेनापति ये क्या दिखाता है? ये भीलों के साथ उनके गहरे और पुराने गठबंधन का प्रतीक है कि भील और राजपूत मिलकर मेवाड़ की रक्षा करते हैं। और झंडे पर एक वाक्य लिखा है, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राख करतार। जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि करतार, मतलब जो धर्म पर टिका रहता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। सही, ये उनका आदर्श वाक्य था। और धार्मिक सहिष्णुता की बात करें तो चित्तौड़ से मिले शिलालेखों में जैन मंदिरों को दान देने का भी जिक्र है। एक रानी थी जयतल देवी, उन्होंने श्याम पार्श्वनाथ मंदिर बनवाया था। तो मतलब शैव होते हुए भी दूसरे धर्मों का सम्मान था। अच्छा, ये वंश आगे कैसे बढ़ा? सुना है इसकी कई शाखाएं थी। हाँ, मोहिनोद नैन्सी और कर्नल टॉड दोनों ने लगभग 24 शाखाओं का जिक्र किया है। ये शाखाएं वागड़, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ तक कि नेपाल तक फैली। नेपाल तक? हाँ, कहते हैं कुंभकर्ण नाम के एक राजकुमार ने नेपाल में एक शाखा स्थापित की थी। मुख्य मेवाड़ में आगे चलकर रण सिंह या कर्ण सिंह के समय वंश 2 प्रमुख शाखाओं में बट गया, रावल और राणा। रावल और राणा, ये कैसे हुआ? रण सिंह के 2 बेटे थे, क्षेम सिंह और राहब। क्षेम सिंह के वंशज रावल कहलाए और उन्होंने चित्तौड़ से शासन किया। राहब ने
सिसोदा गांव में अपना ठिकाना बनाया और उनके वंशज राणा, बाद में सिसोदिया, कहलाए। अच्छा, तो रावल रतन सिंह पद्मावत वाले वो इसी रावल शाखा के थे। हाँ, रावल रतन सिंह इस रावल शाखा के अंतिम शासक माने जाते हैं। उनके बाद अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बाद कुछ समय के लिए चित्तौड़ पर खिलजी का कब्जा रहा। फिर राणा शाखा के हमीर ने, जो सिसोदा के थे, संघर्ष करके 1326 में चित्तौड़ पर फिर से अधिकार किया और सिसोदिया वंश की नींव डाली। तो आप देख सकते हैं कि यह वंश कितना फैला हुआ था। वाकई, तो हमने देखा कि गुहिल राजवंश का इतिहास कितना लंबा, कितना उतार चढ़ाव भरा और कितना गौरवशाली रहा है। इसकी जड़ें अलग अलग उत्पत्ति कथाओं में हैं, लेकिन बप्पा रावल जैसे नायक ने इसे एक ऐसी पहचान और ताकत दी जो सदियों तक कायम रही। बिल्कुल, बप्पा रावल का नेतृत्व, उनका सैन्य कौशल, एकलिंग जी के दीवान के रूप में उनकी धार्मिक पहचान, उनका सांस्कृतिक योगदान, ये सब मिलकर मेवाड़ की एक अनोखी पहचान बनाते हैं। और राजवंश का इतनी शाखाओं में बंटना और फिर भी बने रहना, ये उनकी जबरदस्त जीवटता दिखाता है। तो आज की बातचीत को समेटते हुए एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। बप्पा रावल और उनके वंशजों ने मेवाड़ की जो ये मजबूत पहचान गढ़ी, हिंदुआ सूरज जैसी उपाधियां धारण की, ये पहचान और ये प्रतीकवाद आगे चलकर सदियों बाद भी स्वतंत्रता और प्रतिरोध के आंदोलनों को किस तरह प्रेरित करते रहे होंगे, इस पर जरूर सोचिएगा।